और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कोलार गोल्ड फील्ड्स के बारे में। केजीएफ एक समय भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान थी। ऑलमोस्ट 95% सोना भारत का इसी अकेली माइन से निकाला जाता था। लेकिन 20 साल पहले जब ये माइंस बंद करी गई तो उसके कारण वहां की कम्युनिटी पर, वहां के एनवायरमेंट पर और सोसाइटी पर क्या अफेक्ट आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको केजीएफ की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी बताऊंगा। तो ये एक तरह से केस स्टडी वीडियो होगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे माइंस पूरी कम्युनिटी को अफेक्ट करती हैं या फिर एनवायरमेंट को भी बड़े स्तर पर अफेक्ट कर सकती हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो कोलार गोल्ड फील्ड जो है यहाँ पर आज भी लगभग 2.5 लाख लोग रहते हैं और 2 साल पहले ये काफी चर्चा में रहा था क्योंकि एक मूवी बनी थी केजीएफ नाम से, जो हालांकि एक फिक्शनल अकाउंट है। मूवी के अंदर कुछ सच्चाई ऐसा सच नहीं बताई गई है, लेकिन मूवी के कारण कई लोगों को इस पर इंटरेस्ट आया था और मुझे तब से कई मैसेजेस आ रहे हैं कि आप केजीएफ को थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। तो देखिए, अब कोई फिल्म स्टोरी तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो केजीएफ में एनवायरमेंटल और सोशल इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनको डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। अब इस एरिया में गोल्ड माइनिंग की बहुत लंबी हिस्ट्री है। 120 ईयर से तो यहाँ पर डेफिनेटली सोना निकाला जा रहा है ब्रिटिश टाइम पीरियड से। उसके पहले भी हमें किंगडम ऑफ मैसूर के हिस्ट्री में भी कई जगह रेफरेंसेस मिलते हैं कि इस एरिया में कोशिश करी गई कि सोने की खदानें चालू करी जाए, लेकिन मे भी उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी इतने बड़े स्केल पर ऑपरेशन चलाने की कि वहां पर एक सक्सेसफुल माइंस चलाई जा सके। बाकी यहाँ पर खोजबीन जो है वो लेट 1700 से चालू थी। इनफैक्ट 1804 में एक रिपोर्ट भी लिखी गई थी कि जो कोलार गांव के आसपास वाला एरिया है वहां पर सोना मिला है और लोकल्स जो है वो कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी में सोना है, खुदाई में सोना निकलता है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स 1804-5 में छापी गई थी, लेकिन कोई बहुत बड़ा माइनिंग ऑपरेशन चालू नहीं किया गया अंटिल 1871। तो 1871 में एक रिटायर्ड ब्रिटिश सोल्जर था जो बैंगलोर में सेटल्ड था, माइकल फिट्जजेराल्ड लवेल। इसने ये 1804 वाली रिपोर्ट पढ़ी और ये रिपोर्ट पढ़कर उसे लगा कि क्यों ना मैं ट्राई करूं, एक स्टार्टअप शुरू करूं, मैं माइनिंग की कोशिश तो करता हूं। क्योंकि कोलार जो है वो बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर है। उस वक्त इस शहर का नाम बैंगलोर था, यहीं पर ये सोल्जर रिटायर होकर रह रहा था। तो इसने कोलार जाकर कुछ साल तक ये माइनिंग ऑपरेशन करने की शुरुआत करी, वहां पर कुछ सर्वेस करवाए एंड ही वाज सक्सेसफुल। 1875 में उसे सरकार से भी परमिशन मिल गई कि यहां पर माइनिंग शुरू करी जा सके। लेकिन माइकल लवेल के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, तो इसीलिए इसने इन्वेस्टर्स ढूंढे और अल्टीमेटली ये जो पूरा माइनिंग ऑपरेशन है जॉन टेलर एंड सन्स के हाथ में आ गया। ये एक बड़ी ब्रिटिश कंपनी थी जिसने 1880 में माइनिंग ऑपरेशंस को यहां पर टेक ओवर कर लिया और इन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट माइनिंग इंजीनियरिंग इक्विपमेंट लगाया यहां पर। इनफैक्ट इनके द्वारा लगाया गया इक्विपमेंट जो 1890 में लगाया गया था, आप मानेंगे नहीं लेकिन वो 1990s तक ऑपरेशनल था। 100 साल तक इनके द्वारा लगाई गई मशीन्स वहां पर ऑपरेशनल थी। 1902 आते आते केजीएफ माइंस भारत का 95% गोल्ड प्रोड्यूस कर रही थी। इतना बड़ा माइनिंग ऑपरेशन ये 20 साल में बन चुका था। आइए इस माइंस की लोकेशन आपको मैप पर बता देता हूं। तो अगर हम दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक पर जूम इन करें तो यहां पर जो कर्नाटक का सदर्न हिस्सा है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साथ एक तरह का ट्राई जंक्शन बनाता है, बिल्कुल यहां बॉर्डर पर स्थित है कोलार डिस्ट्रिक्ट। और कोलार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है ये कोलार गोल्ड फील्ड माइंस। और यहां से बेंगलुरु शहर की दूरी है लगभग 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के आसपास। और ये जो केजीएफ है ये अभी एक तहसील हेडक्वार्टर है, एक ब्लॉक हेडक्वार्टर है। और यहाँ जो टाउन है उसकी आबादी अभी भी 2.5 लाख के आसपास है। 2,60,000 कुछ आबादी है इस टाउन की, जो मोस्टली वो लोग हैं जिनके प्रीवियस जनरेशन इन माइंस में काम करा करती थी या फिर वो लोग हैं जो माइंस में काम करा करते थे, उन्हीं के डिसेंडेंट्स यहाँ पर रहते हैं। तो ये है कोलार डिस्ट्रिक्ट और यहीं पर कोलार गोल्ड फील्ड माइंस स्थित है। अब ये जो माइनिंग ऑपरेशन है ये पहले एक बहुत ही क्रूड माइनिंग ऑपरेशन था। याद रखिए ये 1880s की बात कर रहा हूं मैं। तब दुनिया के ज्यादातर एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, चुनिंदा कुछ जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी हुआ करती थी, ना ही कोई इलेक्ट्रिक लिफ्ट्स एक्सेट्रा जैसा लगा हुआ था। तो माइंस में जाने के लिए इस तरह के शाफ्ट्स होते थे जिनमें लकड़ी की बीम्स से सपोर्ट किया जाता था, लेकिन फिर भी यहाँ पर कभी कभी एक्सीडेंट्स हो जाते थे। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि इन माइंस में लगभग 6000 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है 120 साल के ऑपरेशन में। लेकिन माइनिंग के साथ साथ यहाँ पर समृद्धि भी आई। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स यहाँ पर एज इंजीनियर्स या फिर टेक्नीशियंस काम करते थे, उन्होंने अपने खुद की सहूलियत के लिए एक पूरा शहर बसाया जहां पर क्लब हाउसेस थे, बड़े बड़े घर थे, गोल्फ कोर्सेज थे। इनफैक्ट इस शहर को मिनी इंग्लैंड कहा जाने लगा था क्योंकि कोलार गोल्ड फील्ड्स की जो टाउनशिप थी, यहाँ पर लोग जब एंटर करते थे तो उन्हें ऐसा ही लगता था कि हम इंग्लैंड में रह रहे हैं। इस तरह के गोल्फ कोर्सेज, क्लब हाउसेज जैसा जो पूरा एटमॉस्फेयर था वहाँ पे, याद रखिए ये पूरा एक नया बसाया हुआ शहर था, तो अंग्रेजों ने इसे अपने हिसाब से बसाया था। तो वो देखकर ऐसा ही लगता था कि हम इंग्लैंड में जी रहे हैं। तो वैसे ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर ये इंग्लैंड था, लेकिन जो माइन वर्कर्स थे उनके लिए कोई इंग्लैंड जैसी कंडीशंस नहीं थी। वो तब भी कूली लेन्स में रहते थे जहां पर सुविधाएं कम थी, लेकिन डेफिनेटली हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं उपलब्ध थी वहां पर। तो एमिनिटीज थी, लेकिन ज्यादातर एमिनिटीज ब्रिटिश ऑफिसर्स या टेक्नीशियंस के लिए थी। बाकी जो वर्कर्स थे, माइन वर्कर्स, जो बहुत ही खराब कंडीशंस में काम करते थे अंडरग्राउंड, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। याद रखिए जब जमीन में आप नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कई जगहों पर टेम्परेचर 47-48 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता था। ह्यूमिडिटी 90-95% होती थी। और ये वो समय नहीं था जब एयर कंडीशनिंग यूनिट से हवा पंप करी जा सके नीचे। अब तो ये सब होता है माइंस में, लेकिन उस समय नहीं होता था। तो इस मिनी इंग्लैंड को बसाने के पीछे भारत के लोगों का हार्ड लेबर था, लेकिन यहाँ से जो सोना निकल रहा था वो भी डेफिनेटली इस एरिया में तरक्की लेकर आया था। एक और बहुत बड़ा माइलस्टोन
कोलार गोल्ड फील्ड के डेवलपमेंट में था यहाँ पर बिजली सप्लाई पहुंचना। 1902 में जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से में बिजली की सप्लाई नहीं थी, जब बेंगलुरु और मैसूर जैसे शहर जो कैपिटल थे, प्रिंसली किंगडम के कैपिटल थे, या फिर बैंगलोर एक बहुत बड़ा कैंटोनमेंट टाउन था, वहां पर भी बिजली नहीं थी, उससे पहले कोलार गोल्ड फील्ड पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड था। इनफैक्ट यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर कावेरी नदी पर एक झरना है जहां पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया, जो भारत का वन ऑफ द अर्लीस्ट पावर सोर्स है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। वहां से बिजली आती थी कोलार गोल्ड फील्ड तक ताकि इलेक्ट्रिसिटी जा सके नीचे माइंस में, वरना उसके पहले मोमबत्ती लेकर खदान में उतरा करते थे वर्कर्स जो हैं। और उसके बाद धीरे धीरे वहां पर गैस पंपिंग, एयर पंपिंग स्टेशन भी लगाए गए और स्थिति में कुछ सुधार हुआ। तो यहाँ की जो मशीनरी है वो एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट थी उस समय के हिसाब से, और काम बहुत अच्छे से चल रहा था। आजादी के बाद भी चलता रहा। इनफैक्ट आजादी के बाद 1956 तक तो ब्रिटिश कंपनी ही यहाँ पर माइनिंग करती रही, लेकिन उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर टेक ओवर कर लिया। 1972 में भारत सरकार ने एक पीएसयू बनाया, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, और ये बीजीएमएल जो है इसने कोलार माइंस को टेक ओवर कर लिया। तो 1972 के बाद से यहाँ की जो माइंस है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, केंद्र सरकार के अधीन है। इस माइन कॉम्प्लेक्स में कई पार्टिकल फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए 1960s में, 1992 में। तो ये माइंस आज भी इनफैक्ट पार्टिकल फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट के लिए यूज होती है, बट रेयरली होती है, कम होती है, क्योंकि अभी मोस्टली जो अंडरग्राउंड माइंस का नेटवर्क है वो पानी से भर चुका है। केजीएफ में शुरुआत में तो सतह के पास में सोना मिलता था, तो जो अर्ली 1900s हैं उस समय तक खदान 1 किलोमीटर तक गहरी थी, लेकिन 1980s आते आते जो गोल्ड का ओर है वो 3 किलोमीटर की गहराई पर मिलता था, यानी कि जहां से सस्टेनेबली गोल्ड निकाला जा सके ऐसा ओर 3 किलोमीटर की गहराई पर मिलता था, 10,000 फीट नीचे। और इस गहराई पर इंसानों का काम करना बहुत ही मुश्किल है। 48-50 डिग्री तक टेम्परेचर, 95% ह्यूमिडिटी, ऐसे माहौल में इंसान काम नहीं कर सकता है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन 3 किलोमीटर डीप माइन, जो दुनिया की सेकंड डीपेस्ट माइन थी उस वक्त, वहां पर ये गोल्ड की माइनिंग होती थी इन 1980s। कोलार से रिलेटेड एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पायरोप्लास्टिक रॉक्स देखने को मिलते हैं, यानी कि जो वोल्केनो के लावा से रॉक्स बनते हैं वो वाले रॉक्स यहाँ पर कोलार डिस्ट्रिक्ट में, इनफैक्ट माइंस के पास में ही हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भारत के जियोमॉर्फोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह। 2001 में कोलार गोल्ड फील्ड माइन को परमानेंटली बंद कर दिया गया, बीजीएमएल ने यहाँ पर ऑपरेशंस बंद कर दिए, और उसके पीछे रीजन ये था कि 1990s तक यहाँ से सोना निकालना बहुत ही अनप्रॉफिटेबल हो चुका था। इनिशियली यहाँ पर जो यील्ड थी वो 1 टन पर 47 ग्राम गोल्ड की थी, दैट इज ड्यूरिंग 1880s। शुरुआत यहाँ से हुई थी 47 ग्राम पर 1 टन, लेकिन 1990 आते आते ये यील्ड रह गई थी केवल 3 ग्राम प्रति टन। और इतने कम सोने पर इतना बड़ा ऑपरेशन चलाना बहुत ही अनप्रॉफिटेबल था। बीजीएमएल को लॉसेस हो रहे थे, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ते जा रहे थे, और 3 किलोमीटर की गहराई पर आयरन ओर निकालना बहुत बड़ा टास्क था। तो हाई ग्रेड और रिजर्व भी खत्म हो गया था, बहुत गहराई पर सोना मिल रहा था, इसलिए इस माइन को बंद कर दिया गया। लेकिन ये जो शटडाउन था ये बहुत ही सडन था, यहाँ पर कोई डिटेल्ड माइंस को क्लोज करने के प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया, और इसके कारण आज भी केजीएफ के लोगों को नुकसान हो रहा है। तो अब ये हालत है उन माइनिंग ऑपरेशंस की। आप देख सकते हैं यहाँ पर मशीनें अब जंग खा रही हैं, और एक तरह से घोस्ट टाउन बन चुका है। जो पूरा माइनिंग ऑपरेशन वाला एरिया था वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो मिनी इंग्लैंड से अब ये शहर एक नर्क की तरह बन चुका है। इनफैक्ट मैंने केजीएफ मूवी देखी नहीं है, लेकिन मैंने उसका ट्रेलर जरूर देखा था, तो उसमें आई थिंक यही हिंट किया गया था कि वो नर्क है। और तो मिनी इंग्लैंड से हेल क्यों बताया जा रहा है उसे, उसके पीछे रीजन ये है कि जब माइंस चालू थी तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, सिविक एमिनिटीज बहुत अच्छी थी, पावर कट्स नहीं होते थे, बिल्कुल बिजली नहीं जाती थी, पीने का पानी अवेलेबल था। लेकिन जब से माइनिंग ऑपरेशन बंद हुए हैं तब से केजीएफ टाउन में ना तो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी आती है, ना ही ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ढंग से हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पर जो एमएलए के द्वारा लोकल फंड्स अलॉट किए जाते हैं वो तक अच्छे से अलॉट नहीं हो पा रहे हैं। माइंस में जो हजारों मजदूर काम करते थे, उनके जीवन यापन का सोर्स जब एकदम से खत्म हो गया तो वो अचानक से गरीबी का मुंह ताकने लगे, क्योंकि इनकी सैलरीज इतनी होती थी कि ये अपने आप को बस सस्टेन कर सके। तो जो लेबर यहाँ पर काम करती थी वो आज बिल्कुल गरीबी में जी रही है। ज्यादातर लोगों की या तो बीमारी से डेथ हो गई, या फिर जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन हैं वो आज भी गरीबी में जी रही हैं। उनके पास यहाँ पर लाइवलीहुड के सोर्सेज नहीं है, किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल या हेल्थ पैकेज सरकार की तरफ से यहाँ पर नहीं दिया गया। और यहाँ पर जो रेजिडेंट्स हैं वो आज भी उन्हीं कूली लेन्स वाली जो शैंटीज होती हैं, जो 100 स्क्वायर फीट का एक घर है उसमें रह रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए 10 बाय 10 के एक कमरे में कैसे लोग रह पाते होंगे। लेकिन इस तरह की यहाँ पर 400 कॉलोनीज बसी हुई हैं, लगभग 2.5 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। और अभी एक रीसेंट प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पर प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि जब एक स्लम की तरह एरिया हो जाता है तो यहाँ पर ओपन ड्रेन्स हैं, प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है, तो उसके कारण ओपन डेफिकेशन की समस्या है, कम्युनिकेबल डिजीजेज समय समय पर यहाँ होती रहती हैं। लेकिन इनसे भी बड़ी समस्या लोगों को है कि उनके पास नौकरी के सभी साधन खत्म हो गए। यहाँ पर किसी प्रकार की जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो लोग बेंगलुरु जाने लगे, जो 100 किलोमीटर दूर है। ट्रेन चलती है, ट्रेन 1.5 से 2 घंटा लेती है, तो दिन में आना जाना 4 घंटे का कम्यूट है, तो इट इज नॉट वेरी इजी। लेकिन आज केजीएफ के ज्यादातर लोग, जो जवान लोग हैं, वो सुबह सुबह 4-5 बजे उठ के ट्रेन पकड़ते हैं, बेंगलुरु जाते हैं, वहां पर जॉब करते हैं, चाहे रिक्शा चलाते हैं या मॉल्स में जॉब करते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है बेंगलुरु में, वहां पर वो लोग जॉब करते हैं और फिर वापस रात को घर लौट आते हैं। क्योंकि आप जानते हैं बेंगलुरु एक मेट्रो शहर है, वहां पर रहना इतना आसान नहीं है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, तो वो इतना ही कमा पाते हैं कि वो कम्यूट करके फिर से केजीएफ में आकर रह सकें। केजीएफ की अगली बड़ी समस्या है माइनिंग वेस्ट। माइंस में जो गोल्ड का ओर निकलता है उसको प्रोसेस करने के समय बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट आता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स अक्सर माइंस में इसको टेलिंग्स कहा जाता है, और यहां पर ये टेलिंग्स
कोई और तरीका नहीं था, तो केवल उसको डंप कर दिया गया खाली जमीन पर, और ये डंप करते करते इतना ऊंचा पहाड़ बन चुका है। अब इसकी हाइट देखिए, कंपेयर कीजिए, यहाँ पर ये ऑटो है, ये इंसान है, और उसके मुकाबले इन पहाड़ों को देखिए। 40 मीटर जितने ऊंचे यहाँ पर वेस्ट के पहाड़ बने हुए हैं, जो बहुत बड़े एरिया में फैले हैं। 15 to 20% जो माइनिंग लीज का एरिया है, माइनिंग लीज का एरिया अप्रोक्सीमेटली 58 स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें से 20% एरिया पे इस तरह के टॉक्सिक वेस्ट के पहाड़ आज बने हुए हैं। क्योंकि माइनिंग बंद हो गई तो इनका जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से ठप हो गया। जो वेस्ट प्रोडक्ट पड़ा था वो आज भी वैसा का वैसा पड़ा है 20 साल बाद, और इसके कारण वहां के लोगों की हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं जो लोगों के लिए नुकसानदायक हैं। तो केमिकल क्यों है? क्योंकि देखिए, जब गोल्ड को प्रोसेस किया जाता है तो उसमें साइनाइड का इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए जो साइनाइड है ये एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। साइनाइड, सिलिका, कॉपर सल्फेट, सोडियम सिलिकेट, ये सब केमिकल्स इन पहाड़ों में देखने को मिलते हैं, और ये ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर रहे हैं। सबसे पहली समस्या तो ये है, क्योंकि ये ग्राउंड वाटर में लीच हो जाते हैं सारे प्रोडक्ट्स, अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर खराब होता है, लोगों को पीने के लिए टॉक्सिक पानी मिलता है। और दूसरा, जब बारिश होती है तो इनके ऊपर से जो पानी बहकर जाता है वो अल्टीमेटली किसी ना किसी नदी में या फिर छोटी स्ट्रीम में जाता है, या फिर आसपास के खेतों में जाता है, जिससे खेती की जमीन खराब हो रही है। कंटिन्यूसली वहां के किसान कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारी धरती इनफर्टाइल होती जा रही है, क्योंकि बारिश का पानी इन टॉक्सिक वेस्ट के पहाड़ों से बहकर आता है और हमारे खेतों के अंदर चला जाता है, जिससे खेत बंजर होते जा रहे हैं। दूसरी समस्या यह है कि जब हवा चलती है तेज तो यहां से मिट्टी उड़ती है, बहुत ही बारीक डस्ट होती है जिसमें साइनाइड होता है या फिर सल्फेट्स होते हैं। ये लोगों को स्किन एलर्जीज कॉज कर रहे हैं, और साथ ही साथ पूरे एरिया में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही हैं। जो केजीएफ माइंस में काम करते थे वर्कर्स, उनमें से बहुतों को सिलिकोसिस और लंग कैंसर जैसी समस्या है। इनफैक्ट पिछले 20 सालों में जो वर्कर्स बेरोजगार हो गए थे उनमें से कईयों की डेथ हो चुकी है। ऐसे केसेस भी हैं कि खदान में केवल 10 साल काम करने वाला व्यक्ति लंग कैंसर से मर गया या सिलिकोसिस से मर गया। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी एक अपने आप में बड़ी समस्या है, और सरकार ने इनको कंपेंसेशन दिया, लेकिन कितना? 2000, 3000, 10,000 जितने रुपए जितना कंपेंसेशन इन लोगों को मिला, जबकि इनके पूरे फेफड़े खराब हो गए। अब हालांकि मैं मानता हूं कि ये केवल केजीएफ की प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया भर में जितनी भी माइंस है वहां पर सिलिकोसिस और लंग कैंसर एक हैजार्ड होता है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, लेकिन यहां पर इस समस्या के निदान के लिए कुछ भी नहीं किया गया। ये सारी समस्याएं बेसिकली इसलिए आई क्योंकि केजीएफ माइन को प्लान तरीके से क्लोज नहीं किया गया। उस समय जो क्लोजिंग के नॉर्म्स थे, रूल्स एंड रेगुलेशन थे, उनको फॉलो नहीं किया गया। अब इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो है उसने एक पूरा डिटेल्ड फॉर्मेट बनाया हुआ है कि कैसे अगर कोई माइंस क्लोज होती है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। लेकिन इस माइन में क्या हुआ था? अनप्लान्ड क्लोजर। ना तो लोगों को टाइम दिया गया कि माइंस क्लोज होगी 1 साल 2 साल में, ना ही एनवायरमेंट को मैनेज करने के लिए कुछ किया गया। जनरली जब माइन क्लोज होती है तो लैंड को रिक्लेम किया जाता है, वहां की इकोलॉजी को रिस्टोर करने की कोशिश करी जाती है, एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाता है ताकि जो लोग बेरोजगार होंगे उनके रोजगार के लिए क्या किया जा सकता है, कुछ नई इंडस्ट्री या फिर कोई नया डेवलपमेंट एक्टिविटी वहां पर शुरू करी जा सके, इस तरह की चीजें करी जाती है। लेकिन केजीएफ में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, और जो इकोलॉजी है उसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पर जो पॉल्यूशन है इन टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स के कारण, वो आज भी मौजूद है 20 साल बाद भी। केजीएफ के रेजिडेंट्स लगातार सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे लोग बेंगलुरु ना जाएं, हमें 4 घंटे का कम्यूट ना करना पड़े, उसके लिए आप कुछ तो यहाँ पर एक्टिविटी शुरू करिए, कोई डेवलपमेंट काम करिए ताकि हमें यहाँ रोजगार मिले। तो कर्नाटक गवर्नमेंट अब प्लान कर रही है कि एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा कोलार गोल्ड फील्ड पे। ये अगस्त 2020 की न्यूज है, लेकिन अभी तक ग्राउंड लेवल पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही शुरू होगा मैं इसकी जानकारी आपको जरूर दूंगा। तो इस तरह के प्लान्स हैं। एक तरीका और भी हो सकता है यहाँ पर, जो कई लोगों ने सुझाया है, वो है कि यहाँ पर सोलर प्लांट लगाया जा सकता है। सोलर एनर्जी के लिए यहाँ की जो माइंस की जमीन है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि आसपास सोलर इंडस्ट्री वैसे भी डेवलप्ड है बेंगलुरु शहर के आसपास। और एक और यहाँ पर आइडिया जो सजेस्ट किया जाता है वो है टूरिज्म का, क्योंकि यहाँ पर माइंस हैं। तो आजकल की जनरेशन, आपके और मेरे जैसे लोग जिन्होंने शायद 10,000 फीट की गहराई में उतरकर कभी अपने जीवन में माइंस नहीं देखी होगी, उनके लिए ये एक क्यूरियोसिटी फैक्टर हो सकता है कि आप जाकर माइंस देखिए। तो इन गहरी माइंस को टूरिज्म स्पॉट्स की तरह ओपन किया जा सकता है, और यहाँ पर कई सारे ब्रिटिश टाइम के बंगलोज हैं जिनको रिस्टोर करके, रेनोवेट करके होम स्टेज में या होटल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ सुझाव हैं इस एरिया को डेवलप करने के लिए। लेकिन अभी तो प्रॉब्लम यह है कि जो भारत गोल्ड माइन पीएसयू था, उसके एसेट्स को बेचकर यहाँ के जो पुराने वर्कर्स हैं उनको कॉम्पेंसेट करना है, वो भी मामले सब कोर्ट में चल रहे हैं। तो उसको लेकर ये सारी सिचुएशन सॉल्व होगी, तब जाकर कहीं आगे ये डेवलपमेंट की गतिविधियां हो पाएगी। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।